हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही और आज हम 16 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स को फिल्म्स एंड मेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और हमारी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। साइमल्टेनियस पोल बिल नॉट टू कम अप बिफोर लोकसभा टुडे। सो एक पर्टिकुलर न्यूज़ ये है कि अभी इसी हफ्ते के अंदर ये बताया गया था कि लोकसभा के अंदर, क्योंकि अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो विंटर सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको सैमल्टेनियस इलेक्शन या सैमल्टेनियस पोल, इन 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 सारे नामों से जाना जाता है, वो वाला जो बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने वाले थे। बट अब ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि शायद उसको थोड़ा सा डिले करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको रोक दिया है, बट अभी जो अभी करंट कंडीशन है वो यही है कि ये पर्टिकुलर जो बिल है इसको थोड़ा सा डिले करा है। ठीक है। तो जो विंटर सेशन चल रहा है अभी इंडिया के अंदर, ये हमने कन्वेंशन बना रखा है कि एक साल में हम कम से कम 3 लोकसभा के सेशन तो कर ही लेते हैं, या फिर 3 पार्लियामेंट के सेशन हम कर ही लेते हैं। इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई नंबर लिखा नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिल्म्स में ऐसे स्टेटमेंट्स देके वो फंसा देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि 3 सेशंस करने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये लिखा है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। बस इतना सा लिखा है। लेकिन हमने इंडिया के अंदर एक कन्वेंशन चालू हो गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम 3 सेशन करते हैं। एक बजट सेशन होता है, फिर मॉनसून सेशन होता है और फिर विंटर सेशन भी होता है। तो अभी विंटर सेशन चल रहा है, जिसमें इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। एक और बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको ऑलरेडी शायद पता हो, कि जब कोई चीज़, कोई भी लॉ, जब वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी उस पर वोटिंग नहीं हुई है, तब तक उसको बिल बोला जाता है। ठीक है। जब उस पर वोटिंग हो जाती है और वो पास हो जाता है, तब जाके वो एक्ट बनता है, वरना नहीं बनता। फाइन। और ये जो बिल है लोकसभा में जो इंट्रोड्यूस करने वाला, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, इसको इंट्रोड्यूस करा जाएगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ये 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। प्लीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप ये गूगल पे सर्च करने जाओगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं, तो आपको 128 देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कम नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिल्स ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले होंगे जो पास नहीं हुए। तो सपोज मैंने अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा और मैंने इसको बोल दिया कि ये फर्स्ट बिल है, सपोज ये पास नहीं हुआ, तो मैं कोई सेकंड, अगले साल कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाऊंगा, सपोज वो भी पास नहीं हुआ, तो मैं थर्ड, फिर अगले साल एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाऊंगा, सपोज वो पास हो गया, तो है तो वो तीसरा, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, लेकिन वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, क्योंकि वो पहला ही अमेंडमेंट है जो पास हुआ है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये बिल है और इसका नंबर 129 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, बस बेसिक सी यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। वन नेशन वन इलेक्शन पर मैंने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। बहुत ही ब्रीफली मैं आपको उसके बेनिफिट्स अगर बता दूं, तो वो ये है कि बहुत सारा खर्चा बचेगा हर साल इलेक्शन करने से। बहुत सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना पड़ता है 5 साल, ऐसा नहीं होगा। वो बस 5 साल में एक बार ऐसी चीज़ होगी। देन इसमें एक और ये एलिमेंट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पहले नेशनल इलेक्शन लड़ती हैं और फिर स्टेट इलेक्शन लड़ती रह जाती है अगले 4 साल। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो पूरा गवर्नेंस है, वो ना इलेक्शन मोड में चले जाता है। तो वो 5 साल इलेक्शन मोड में ही रहता है। तो गवर्नेंस सिस्टम बिजी रहता है इलेक्शन के अंदर। तो ऐसा ना हो, तो ये भी इसका फ़ायदा है। अगर आपने एक ही टाइम में सारे इलेक्शंस स्टेट और सेंटर के करा दिए तो। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, कुछ इसमें ऑब्स्टिकल्स भी हैं। जो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल्स हैं वो कि ये स्टेट की जो करंट टर्म है या करंट टेन्योर है स्टेट गवर्नमेंट्स का, इनको उसको श्रिंक करना पड़ेगा। जैसे किसी का टेन्योर अभी 4 साल बाकी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर जो लोकसभा का इलेक्शन है, वो अगले 2 साल में ही करना है। तो जो स्टेट का ये 4 साल बाकी था ना, इसको कम करके 2 करना पड़ेगा लोकसभा के साथ सिंक करने के लिए। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि क्या गारंटी कि ये फ्यूचर में आउट ऑफ सिंक ना हो जाए, और जितनी बार आउट ऑफ सिंक होगा, क्या आप उतनी बार अमेंडमेंट पास करोगे? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। एक और चीज़ यहाँ पर है कि जो बिल ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें सिर्फ
जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ही इंक्लूड करा गया है। मतलब फर्स्ट टीयर और सेकंड टीयर हमारी गवर्नमेंट का, जो थर्ड टीयर है जिसमें लोकल बॉडीज आती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज, उनका जिक्र इस बिल के अंदर नहीं है। जबकि एक कमेटी थी, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनके अंदर एक कमेटी बनी थी, रामनाथ कोविंद कमेटी। इन्होंने ये रेकमेंड करा था कि ये तीनों के तीनों टीयर को वन नेशन वन इलेक्शन में इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ इन दोनों को ही इंट्रोड्यूस करा गया है, इसको नीचे छोड़ दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कल भी मैंने डिस्कस करा था आपसे कि जो लोकल बॉडीज हैं वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन उनके कंसिस्टेंटली या कॉन्स्टेंटली नहीं हो पा रहे। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन में उनको इंक्लूड कर देते तो ये इलेक्शंस ना साथ में हो सकते थे, बट इनको नहीं इंक्लूड करा गया। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक और प्रॉब्लम ये है कि जब एक साथ इलेक्शन होगा पूरी कंट्री का, जिसमें पार्लियामेंट का भी इलेक्शन हो रहा है और सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो कि स्टेट में होती है उनका भी हो रहा है, तब पार्टीज जो है वो नेशनल मुद्दों पर ही ज़्यादातर वोट मांगेगी, और जो रीजनल स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो ना थोड़े से शैडो के अंदर आ जाएंगे, वो छुप जाएंगे, उन पर ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी। तो जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ा सा फेडरल कैरेक्टर अपना छोड़ सकती है। तो ये उसके कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि स्टेट और जो सेंटर के लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट रेस्पेक्टिवली के इलेक्शंस होते हैं उनको साथ में कराना चाहिए सिंक करके। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि वो तो बात आप कर रहे हो, लेकिन वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसको भी हटाना चाहिए। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि कोई भी कैंडिडेट जो कि एक लेट्स से पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो पार्लियामेंट की मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेगा। हो सकता है वो एक में हार जाए और दूसरी में जीत जाए, तो क्या होगा, डेफिनेटली जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीता है वो वाली सीट पार्लियामेंट में उसको मिल जाएगी। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हार गया उसमें जो उसका ऑपोजिशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को ज्वाइन कर लेगा। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक से ज़्यादा सीट्स पर लड़ते हैं एक ही इलेक्शन के अंदर, ताकि अगर एक सीट पे हार गए तो कम से कम दूसरी पे तो जीत जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये दोनों पे जीत जाता है। ठीक है, दोनों पे जीत जाता है। तो अब जो हमारा लॉ है वो ये अलाउ नहीं करता कि कोई एक इंसान पार्लियामेंट के अंदर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर दो सीट्स पर बैठ जाए। तो वो उसको ना एक सीट चुनने का एक ऑप्शन मिलता है कि आप दोनों सीट पे जीत गए, ठीक है, लेकिन आप दोनों में से एक चीज़ पिक करो। सपोज ये वाली सीट इस कैंडिडेट ने पिक कर ली, तो ये वाली जो सीट जिस पे वो जीता था इसका क्या हुआ, ये खाली हो जाएगी और इसके लिए फिर से इलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। ऑथर्स इन्हीं चीज़ों को बोल रहे हैं। ठीक है, सो बस वही यहाँ चीज़ लिखी है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे डिबेट चल रही है। जो रामनाथ कोविंद की कमेटी थी उन्होंने रेकमेंड किया था वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमें ओवरऑल जो है वो वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पे भी ध्यान देना चाहिए और इसको हटाना चाहिए। सिर्फ वन कैंडिडेट और वन कॉन्स्टिट्यूएंसी ही रखना है कि कोई एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही इलेक्शन की सीट लड़ पाए, एक ही इलेक्शन में वो बहुत सारी सीट से इलेक्शन ना लड़ पाए। ठीक है, बाय द वे जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको आर्टिकल 324 में बनाया है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की। लेकिन ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन कैसे होंगे, जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, वो डिफाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी है, और इसी के चलते पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पास किया था। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पूरे इलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होंगी, किन किन चीज़ों को फॉलो करा जाएगा, इतनी डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि भाई आप कोई लॉ बना लेना और अपने आप डिफाइन कर लेना। तो पार्लियामेंट ने वो लॉ बनाया था, उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया हुआ है, और इस एक्ट के अंदर कोई भी लिमिट नहीं थी कि कोई इंसान कितनी भी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीट लड़ सकता था। मतलब 1996 से पहले क्या था कि कोई भी इंसान 10 सीटों से भी इलेक्शन लड़ रहा है ना, ऐसा होता था। क्योंकि अब ये जो पर्सन है इसको इंश्योर करना है कि ये जीत जाए, और ये कैसे भी करके पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बन जाए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से इलेक्शन लड़ेगा ताकि कहीं ना कहीं से तो जीत जाएगा। लेकिन क्या होता था कि ये जो सपोज ये 10 सीटों से लड़ा और 7 सीटों पे जीत गया, लेकिन इसको सीट तो एक ही मिलेगी ना, तो इन 7 में से इसको एक पिक करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसने एक पिक कर दी
तो बाकी जो 6 सीटें थी जिनसे भी ये जीता था उनका क्या, वो तो खाली हो गई, तो उन पे वापस इलेक्शन होगा। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आता था। एंड दैट इज़ वाई 1996 में एक अमेंडमेंट आया। और ठीक है, तो ये होता था, सारी जो सीट्स है वो वेकेट कर दी जाती थी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन 1996 में इसमें एक अमेंडमेंट आया कि उसमें अब फिक्स कर दिया कि 2 सीट्स ही मैक्सिमम कोई भी कैंडिडेट लड़ सकता है, सिर्फ 2 सीटों से, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपको यह ध्यान रखना है कि ये अमेंडमेंट कब आया था। लेकिन जो ऑथर हैं वो ये बोल रहे हैं कि 2 का जो ऑप्शन है ना, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे बोला ये गया है कि देखो, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो लोग अभी भी लड़ रहे हैं। मल्टीपल मतलब 2 से तो लड़ते ही हैं। एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में बहुत सारे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। बाई इलेक्शंस क्या होते हैं? सपोज पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए, ठीक है, और एक कैंडिडेट था जो दो पर्टिकुलर सीट से लड़ा, दोनों में जीत गया, तो उसने एक पिक कर ली और दूसरी वाली खाली हो गई। तो इस सीट को खाली करने के लिए फिर से इलेक्शन हो रहा है। तो जो इलेक्शन अलग से हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में ही, उसी को बाई इलेक्शन बोला जा रहा है। मतलब एक्स्ट्रा इलेक्शन कराना पड़ रहा है किसी कारण की वजह से। जैसे यहाँ पे पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन हो गया, और मान लेते हैं 2 साल बाद किसी कोई कोई थोड़े से एल्डर एमएलए रहे होंगे, उनकी डेथ हो जाती है, तो ये सीट खाली होगी ना, तो अब इनका अलग से, इस सीट का अलग से इलेक्शन होगा, उसको भी बाई इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि रिसेंटली ये देखा गया कि 44 बाई इलेक्शंस थे नवंबर के अंदर। ठीक है, नवंबर के अंदर 44 बाई इलेक्शंस हुए हैं, इसी कारण, रेजिग्नेशन ऑफ सिटिंग लेजिस्लेटर के कारण। बहुत सारे सिटिंग लेजिस्लेचर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, उसके कारण 44 बाई इलेक्शन है। सो द थिंग इज कि बाई इलेक्शंस में जो ओवरऑल खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंट बाई इलेक्शंस की प्रॉब्लम क्या है, जो कि इसके कारण होती है जब लोग मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हैं। ऐसे नॉर्मली अगर किसी एल्डर पर्सन की डेथ हो गई या किसी को लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट से निकाल दिया, तब तो सीट वेकेंट हो जाती है और फिर उसका अलग से बाई इलेक्शन कराना पड़ता है, वो अलग केस है। लेकिन उस केस में जब एक इंसान 2 सीट से लड़ रहा है और दोनों पे जीत गया, तो एक को वो चूज कर लेता है और दूसरी खाली हो जाती है, फिर उस पर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता है। इसके कुछ नुकसान बताए हैं, 5 नुकसान बताए इन ऑथर्स ने। देखते हैं वो क्या है। पहले ये बोल रहे हैं कि टैक्स पेयर की कॉस्ट बढ़ती है। ऑब्वियसली कोई इंसान खुद के लिए, ठीक है, वो इंसान खुद के लिए ये कोशिश कर रहा है कि कैसे तैसे करके ये लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट में या फिर लोकसभा में पहुंच जाए, और सिर्फ खुद की एम्बिशन के कारण ये दूसरा इलेक्शन होता है, क्योंकि वो दोनों में अगर जीत गया तो दूसरा एक सीट वेकेंट हो जाएगी और उसका अलग से इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो सिर्फ इस पर्सन की पर्सनल एम्बिशन के कारण टैक्स पेयर्स का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होती है लोकसभा इलेक्शन की, एक तो चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है, प्रीलिम्स में ना ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। प्रीलिम्स में लिखा होगा कि लोकसभा और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इन सबके इलेक्शन का खर्चा सेंटर उठाता है। ऐसा नहीं है, सेंटर उठाता है सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन का खर्चा, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो उठाती है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का खर्चा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, बाय इलेक्शन नेसेसिटेटेड बाय वेकेशन ऑफ विनिंग कैंडिडेट विद इन द इनिशियल 6 months टेंड्स टू फेवर द रूलिंग पार्टी। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट है, क्योंकि देखो, एक दो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी 1, पॉलिटिकल पार्टी 2। मान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी 1 जीत गई, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी 1 का ही एक कैंडिडेट था जो 2 सीट से जीत गया, तो उसने एक सीट चूज कर ली, दूसरी सीट खाली हो गई। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी 1 है ना, अपना एक नया कैंडिडेट उतारेगी। पॉलिटिकल पार्टी 2 का जो यहाँ पे पहले कैंडिडेट हारा था, वो फिर से यहाँ पे लड़ेगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टी 1 गवर्नमेंट के अंदर है, तो गवर्नमेंट के अंदर जब वो है, तो वो इलेक्शन को किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है, ताकि इस सीट पर भी पॉलिटिकल पार्टी 1 वाला आदमी जीत जाए। और गवर्नमेंट अगर ऑलरेडी पावर के अंदर आ चुकी है और फिर बाय इलेक्शन होता है, तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि रूलिंग पार्टी के फेवर में ही लोग ज़्यादा वोट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इससे क्या है, वो बायसनेस लोगों की खत्म नहीं होती, और इससे थोड़ा सा अनबायस्ड इलेक्शन ये हो जाता है। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि फाइनेंशियल बर्डन आता है किस पे, डिफीटेड कैंडिडेट पर। अब आप खुद देखो, कोई कैंडिडेट है, यही एग्जांपल देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी 1 का जो कैंडिडेट है, उसने 2 सीट्स पे लड़ा, दोनों पे वो जीत गया, उसने एक सीट पिक कर ली और दूसरी खाली हो गई, तो दोबारा इस सीट पे क्या होगा, इलेक्शन होगा। मान लेते हैं जब अभी इलेक्शन हुआ था, तब इस सीट पे पॉलिटिकल पार्टी 2 का एक कैंडिडेट था जो हार गया था। अब फिर से यहाँ पे इलेक्शन होगा और ये सीट खाली हो गई, तो पॉलिटिकल पार्टी 2 के कैंडिडेट को फिर से बहुत ज़्यादा खर्चा करके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा।
क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन लड़ने में बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी 2 का कैंडिडेट है, इस पे बर्डन आ रहा है, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है दोबारा इलेक्शन लड़ने का। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी 1 का कैंडिडेट था, इसकी एम्बिशन थी कि कैसे भी करके मैं पार्लियामेंट के अंदर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर चले जाऊं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखो ओवरऑल यहाँ पे हो क्या रहा है, ओवरऑल हो ये रहा है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, लोगों ने भी तो उसको वोट दिया था ना। लोगों ने भी, एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और एक ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, एक कैंडिडेट दोनों सीट जीत गया। तो दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे, उन्होंने एक ही इंसान को बेसिकली वोट दिया है। लेकिन ये जो इंसान है, ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को चूज कर लेता है और इसको तो रिप्रेजेंट कर रहा है अब वो, लेकिन ये सीट खाली हो गई, तो लोगों के साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि पीपल ने तो वोट किया था जिस कैंडिडेट को, वो कैंडिडेट ही नहीं है उनकी सीट पर। ठीक है, मतलब 2 सिटीज है मान लेते हैं, यहां से भी फॉर्म भर दिया कैंडिडेट ने, यहां से भी भर दिया, इसमें उसका नंबर आ गया, इसमें भी आ गया, लेकिन उसने ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी पिक कर दी क्योंकि वो एक ही सीट पिक कर सकता है। तो ये वाली जो सिटी थी, इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं रहा, फिर से इलेक्शन यहाँ पे होगा, तो लोगों ने जिस इंसान को वोट दिया वो चला गया यहाँ से, वो उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया डेमोक्रेसी के नाम पे। डेमोक्रेसी में यही तो होता है ना, जो पूरी गवर्नमेंट है वो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल है। तो जब जो इलेक्टेड कैंडिडेट है वो रिजाइन कर देता है क्योंकि उसको किसी और सीट से अपना पर्सनल इलेक्शन जीतना है, तो यहाँ पे तो पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा फेवर करा जा रहा है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको उतना फेवर नहीं करा जा रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपना मैसेज डिलीवरी ज़्यादा दूर तक ले जाने की कोशिश करते हैं, और इसमें पॉपुलैरिटी का काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि कोई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लीडर है तो वो दोनों सीट से जीत जाएगा फिर, है ना। कोई अनपॉपुलर लीडर तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। तो इससे क्या है, लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है उसको भी मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर इलेक्शन लड़ने से इन्फ्लुएंस करा जा सकता है। ये एक अनएथिकल चीज़ है। तो ये सारे पॉइंट्स है 1 कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस पर प्रीलिम्स में लाइन बाय लाइन डिफरेंट जो मैंने आपको केसेस बताए हैं उस पर क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स बहुत दिनों से न्यूज़ में है, बहुत महीनों से न्यूज़ में है। तो मेंस में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, तो आपको 5 इसके नुकसान पता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑथर क्यों बोल रहे हैं कि इसको रिमूव करना चाहिए। ठीक है, जो 1 कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी अगेंस्ट है, ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द सिटीजन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ तो मैंने आपको बताई कि कोई जो पर्टिकुलर सिटीजन है, उसने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच वोटिंग करके, उसने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करा, लेकिन उसका वोट किसी काम का रहा ही नहीं, क्योंकि जिस कैंडिडेट को वोट दिया था वो तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा। तो ये क्या हुआ, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी वायलेशन हुआ। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 1 पर्सन 1 वोट है, वैसे ही जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या एमएलएज हैं, उनके पास भी 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए। मतलब इलेक्शन लड़ते टाइम वो सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ पाए। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2004 में, और लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट ने यही सजेस्ट करा था कि इलेक्शन की ये 1 कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बैन कर दिया जाए। ये भी आपको पता होना चाहिए, या तो इलेक्शन कमीशन का 2004 का रिकमेंडेशन या फिर 255th लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन। इन दोनों में से एक तो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ये मेंस में क्वेश्चन आएगा तो अगर आप ये चीज़ लिखते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक और सजेशन ये था, एक और सजेशन जो आता है घूम फिर के, वो ये है कि क्यों ना, जब कोई कैंडिडेट 2 सीट से लड़ रहा है, दोनों में जीत गया, लेकिन उसने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को पिक करा, दूसरी खाली हो गई, तब यहाँ पे फिर से इलेक्शन होगा, तो जो कैंडिडेट जीता था ना, वही पूरा खर्चा उठाएगा बाय इलेक्शन का। ये भी एक अच्छा सजेशन है जो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडियाज फर्मर अटेम्प्ट्स एट मिनरल डिप्लोमेसी। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एडिटोरियल यहाँ पे आया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रीलिम्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में पूरा एक मिनरल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। होता क्या है कि देखो, इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे एडिटोरियल में बात की जा रही है किस चीज़ की, इस पूरे एडिटोरियल में बात की जा रही है क्रिटिकल मिनरल्स की। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है ना, ये इस एडिटोरियल में नहीं है, ये मैंने अलग से ऐड करी है ताकि आपको ये एडिटोरियल समझ आए।
ठीक है, तो एक बार इसको आप बस गो थ्रू कर लो, ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये कहाँ पे लिखे हैं? MMDR एक्ट के अंदर, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। अब ये भी थोड़ा सा ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में आते हैं। कितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं? 30। कहाँ पे लिखा है? MMDR एक्ट के अंदर। फाइन। अब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्या? देखो, क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फ्यूचर की जितनी भी इकोनॉमी है वो इन्हीं मिनरल्स पर डिपेंडेंट है। जैसे आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हो, वो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है? वो मेटल जो कंट्रोल करेगा, वो एलिमेंट्स या वो मिनरल जो कंट्रोल करेगा, वो फ्यूचर इकोनॉमी को भी कंट्रोल करेगा। सपोज हमने फ्यूचर में फ्यूचर में सारी जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जितने भी रॉकेट लॉन्चर्स हैं, वो सारे सेल्फ गाइडेड होने वाले हैं। ठीक है, सारे सेल्फ गाइडेड होने वाले हैं। अब सेल्फ गाइडेड रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए जो उसका सर्किट है या जो उसका एल्गोरिदम है, उसका जो हार्डवेयर है, वो 2-3 पर्टिकुलर मिनरल से मिलके बनता है। अब मान लेते हैं ये सारा का सारा मिनरल, ये वाला जो मिनरल है जो रॉकेट को सेल्फ गाइडिंग बनाने में मदद करता है, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास है। तो चाइना जिसको भी बेचेगा उससे बहुत ज़्यादा वो पैसे चार्ज करेगा, क्योंकि सेल्फ गाइडेड रॉकेट लॉन्चर तो सबको चाहिए, और जिस मिनरल पे वो चलता है वो मिनरल चाइना के ही पास है सिर्फ, या फिर ज़्यादातर उन्हीं के पास है। तो चाइना डोमिनेट करेगा ना। इवन तो चाइना के पास खुद के पास ये रॉकेट बनाने के पैसे ना हो, लेकिन उसके पास ये मिनरल्स पे कंट्रोल है। तो उससे क्या होगा? उससे बेसिकली यही होगा कि चाइना पूरे वर्ल्ड की इस रॉकेट लॉन्चर या फिर डिफेंस कैपेबिलिटीज को कंट्रोल कर सकता है, लोगों से बार्गेन करेगा। इंडिया को भी बनाना है तो हमें भी चाइना से खरीदना पड़ेगा ये, और चाइना क्या पता हमें दे या ना दे, और दे भी तो बहुत सारी कंडीशंस पर दे। तो मतलब चाइना पूरे वर्ल्ड को बुली कर सकता है। यही कहने का मतलब है कि क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो कि पहली बात तो उनकी थोड़ी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, या फिर उनका कॉन्सेंट्रेशन है फ्यू जोग्राफिकल लोकेशंस पर। मतलब पूरी अर्थ में जितनी भी कंट्रीज हैं, उनमें से 5-6 कंट्रीज के पास ही है ये मिनरल्स। तो वो मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हों, और प्लस उनकी कमी हो, प्लस वो अगर हो भी तो कुछ ही लोकेशंस पर हो। ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है, वही क्रिटिकल मिनरल्स है। अब जैसे आयरन है, आयरन तो इंडिया के पास बहुत सारा है, तो क्या आप आयरन को क्रिटिकल मिनरल के अंदर डालोगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास है, प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन गैलियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि कुछ कंट्रीज़ के पास ही लोकेटेड हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, ये अलग से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आइडिया लेना है कि देखो चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रिटिकल मिनरल्स का, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स का। और इसीलिए चाइना, जो चाइना का शिनजियांग रीजन है, चाहे तिब्बत रीजन है, उस पर कंट्रोल करके चाइना बहुत ही ज़्यादा इसलिए रख रहा है क्योंकि वहाँ पे ही ये मिनरल्स अवेलेबल हैं, वहीं से चाइना इसको माइन करता है। ठीक है, एनीवे, तो अब आप देखो चाइना वर्ल्ड का गैलियम का 98% कंट्रोल चाइना के पास है, मैग्नीशियम का 88% सप्लाई चाइना के पास है, टंगस्टन का 80%। ठीक है, जो रिफाइनिंग होती है मेटल्स की, ग्रेफाइट की तो 100% वही हो रही है, मैंगनीज की 90% वही हो रही है, एल्यूमिनियम, रेडियम, कोबाल्ट की 50% से ज़्यादा रिफाइनिंग चाइना में ही हो रही है। तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका कंट्रोल किसी ना किसी तरह से चाइना के पास है। अब ये इतना सारा डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेंस में अगर आपको क्रिटिकल मिनरल्स पे आंसर लिखना है और आपको बताना है कि ये अर्जेंसी क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है, तब इनमें से यहाँ पे मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, 2 को याद रख लेना, वो आप लिख सकते हो, एक भी याद रहे तो भी फाइन है। ठीक है, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये अलग से मेंस में लिखने के लिए आपको याद रखना है। 2-3 इसमें से एग्जाम्पल आप चुन सकते हो। अब समझते हैं कि ऑथर बोल कह रहे हैं। ऑथर ये बोल रहे हैं कि देखो इंडिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स की कमी है ऑब्वियसली, और हमारा जो राइवल है बहुत बड़ा चाइना, उसके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और चाइना मैंने अभी बताया वो आसानी से इंडिया को देगा नहीं, और देगा तो बहुत सारा पैसा या तो डिमांड करेगा या फिर कुछ कंडीशंस पे देगा। और इंडिया, क्योंकि हम सोवरीन कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम किसी रैंडम कंडीशन से अग्री नहीं करेंगे, स्पेशली उस कंट्री से जो हमारा अभी उसके साथ थोड़े से हॉस्टाइल रिलेशनशिप है। तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि इंडिया धीरे धीरे करते करते जो डिफरेंट और भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में चाइना के अलावा, जिनके पास भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनके साथ धीरे धीरे हम मिनरल डिप्लोमेसी करके हमारी जो मिनरल सिक्योरिटी है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल इस चीज़ को बताता है। अब मैंने आपको बहुत ज़्यादा ओवरव्यू दे दिया,
तो आर्टिकल में जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी वो आपके बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इंडिया डेफिनेटली अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है क्रिटिकल मिनरल्स को यूज़ करके। ठीक है, और क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब मैन्युफैक्चरिंग करने में, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में क्रिटिकल मिनरल्स का ही यूज़ आएगा। राइट, एंड इंडिया बहुत ही मेजर क्रिटिकल मिनरल क्या है, इंपोर्टर है, क्योंकि हमारे पास कमी है तो हमें इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है, और चाइना जो है उस पर हम डिपेंडेंट है अभी। ठीक है, तो इससे चाइना क्या कर रहा है, वेपनाइजेशन कर रहा है मिनरल्स का। अब वेपनाइजेशन टर्म का बेसिकली यही मतलब है कि वो मिनरल्स को एज अ वेपन यूज कर रहे हैं। मतलब मिनरल से लिटरली वो शूट नहीं कर रहा किसी को, बट मिनरल्स को वो क्योंकि होल्ड करके रख रहा है ना, तो लोगों से बहुत अच्छे से वो बार्गेन कर पा रहा है। कोई बोलेगा कि भाई मुझे ना प्लीज गैलियम दे दो 100 रुपए में, चाइना बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे 10 करोड़ दो। तो यहाँ पे वो जो कंट्री है जो गैलियम लेने आए हैं, उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि गैलियम तो चाहिए ही सबको, और चाइना को उसको 10 करोड़ देने भी पड़ेंगे। तो चाइना ने क्या करा, क्रिटिकल मिनरल को वेपनाइज कर लिया, ये सारी चीज़ें। और जो इंडिया है वो मिनरल डिप्लोमेसी को फॉलो कर रहा है इसी कारण, ताकि हम हमारी चाइना पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करें। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा है, 2 पिलर पे ज़्यादा फोकस करा है। एक तो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स करना उन कंट्रीज के साथ जिनके पास ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप बना लेना। मतलब इंडिविजुअली जाके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इनके साथ इंडिविजुअल डील्स करेगा, ताकि वहाँ पे जो मिनरल्स अवेलेबल है वो हमारे पास आ जाए। फिर जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल या फिर इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं साथ में, बहुत सारी कंट्रीज साथ में आती हैं, और ये सारी कंट्रीज ग्रुप में आके मिनरल्स सिक्योर करेगी कहीं ना कहीं से। तो क्या है, इंडिया इंडिविजुअल अग्रीमेंट से भी अपने मिनरल सिक्योर कर रहा है, और इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट्स में भी पार्ट लेके मिनरल्स को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो पहला पिलर है, पहला पिलर मतलब जिसमें हम इंडिविजुअल कंट्रीज से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसमें इंडिया ने क्या करा है, जो भी रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएस, रशिया, कजाकिस्तान, इनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करिए, मेनली लिथियम और कोबाल्ट के लिए। दोनों लिथियम और कोबाल्ट जो बैटरीज में है बहुत काम आते हैं। इंडिया बहुत सारी स्कीम्स चला रहा है, बहुत प्रमोट कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और उनकी जो बैटरीज है वो लिथियम और कोबाल्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए 2019 के बाद इंडिया ने काबिल भी बनाई थी। काबिल क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। अब खनिज क्या होता है, मिनरल ही तो होता है, विदेश मतलब इंटरनेशनल कंट्री या फिर फॉरेन। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है कंपनी, ये हमने एक कंपनी बनाई है, एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जिसका एम क्या है, सिंपल, इसका एम ये है कि ये बहुत सारी जो कंट्रीज है ना, उनके साथ ये क्या करेगी, ये बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगी, बहुत सारी ट्रीटी साइन करेगी। तो गवर्नमेंट ने एक अलग से छोटा सा जॉइंट वेंचर ही बना दिया जो इस काम को ही देखेगा बस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम ये कोशिश करेगा कि वो इंडिया की जो मिनरल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रीटी से, मतलब 2 कंट्री की गवर्नमेंट मिल रही है, गवर्नमेंट टू बिजनेस ट्रीटी से, जिसको G2B भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखने टर्म्स, G2B मतलब कि जैसे कोई गवर्नमेंट है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, वो स्पेस एक्स के साथ काम कर रही है। अब स्पेस एक्स तो प्राइवेट कंपनी है ना, लेकिन इसरो जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है। तो अगर इसरो स्पेस एक्स के साथ काम कर रही है तो ये क्या होगा, G2B। फिर B2B भी, B2B मतलब कोई इंडियन कंपनी है माइनिंग वाली और कोई फॉरेन कंट्री कंपनी है माइनिंग वाली, ये आपस में क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर इंडियन गवर्नमेंट को वो बेच देंगे या फिर कैसे ना कैसे करके टेंडर पे प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसे B2B रिलेशनशिप पे बनानी है, और काबिल इन तीनों को ही प्रमोट करता है। ठीक है, 2022 में काबिल ने ही क्या करा था, एक MOU साइन करा था ऑस्ट्रेलिया के साथ। किस चीज़ के लिए, लिथियम के लिए और कोबाल्ट के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ना रैंडमली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम अभी फिलहाल किन क्रिटिकल मिनरल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऑब्टेन करने के लिए, तो ये मेनली लिथियम एंड कोबाल्ट ही है। और मेंस में क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप इसको लिख पाओगे। फिर लैटिन अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है, वहाँ पे है एक लिथियम ट्रायंगल। ये लिथियम ट्रायंगल क्या है, देखो ये पूरा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के ऑलमोस्ट मिडिल में एक जगह है, ऑब्वियसली अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया। ये आपको ध्यान रखना है। इसको ही बोला जाता है लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप का बन जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारा लिथियम पाया जाता है, इसलिए इसको लिथियम ट्रायंगल बोल दिया जाता है, सिंपल। तो इंडिया क्या कर रहा है, इन लिथियम ट्रायंगल वाली जो कंट्रीज हैं इनके साथ भी ओवरऑल रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जनवरी में इंडिया ने इसी साल क्या करा, $24 मिलियन का लिथियम एक्सप्लोरेशन पैक्ट साइन करा था अर्जेंटीना के साथ। एक्सप्लोरेशन मतलब इंडिया अर्जेंटीना की ही मदद करेगा वहाँ पे लिथियम को एक्सप्लोर करने में और माइन करने में। और वहाँ पे 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई भी करा था। लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स क्या होते हैं,
सिंपल सी बात है, जो लिथियम है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिलता है ज़मीन में। कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जहाँ पे वो ग्राउंड वाटर, ब्राइन होता है, बहुत ही सॉल्टी ग्राउंड वाटर। तो सॉल्टी ग्राउंड वाटर में जो लिथियम है ना वो डिसॉल्व होता है, तो उनको उसको बेसिकली निकालना पड़ता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, सिंपल सी बात यही है। फिर सेंट्रल एशिया में भी इंडिया अपनी जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनका ना एरिया, लैंड एरिया काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे भी बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो हैं। जैसे इंडिया ने कजाकिस्तान ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करा है रिसेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। इसका नाम है IREUK टाइटेनियम लिमिटेड। तो प्रीलिम्स में लिखा ही होगा, ठीक है। और मेंस में अगर क्वेश्चन आए तो प्लीज़ आई विल रेकमेंड कि आप ये ना याद रखो, क्योंकि अगर मिनरल डिप्लोमेसी या क्रिटिकल मिनरल्स पे क्वेश्चन आता है और आप ऐसे एग्जाम्पल लिख के आते हो ना, तो ट्रस्ट मी आप बहुत सारे अपने कंपटीटर से आगे रहोगे। एनीवे, तो ये इंडिया और काजाकिस्तान ने साइन करा था। सिंपल सा मतलब क्या है इसका, इसको यूज़ करके जो टाइटेनियम स्लैग है उसको इंडिया में लाके प्रोड्यूस करा जाएगा। मतलब टाइटेनियम जो है वो काजाकिस्तान के अंदर माइन तो वहीं होगा, लेकिन उसको माइन करने के बाद इंडिया में लाया जाएगा, और उसमें से जो और बहुत सारी उसमें इम्प्योरिटी होगी। जैसे टाइटेनियम के साथ ना कभी कभी आयरन भी दिखता है। अब आयरन तो चाहिए नहीं हमें, टाइटेनियम ही चाहिए, तो आयरन को हटाएंगे और भी इम्प्योरिटीज़ को हटाएंगे, तो जो बचेगा ना बाद में उसको टाइटेनियम स्लैग बोला जाएगा बेसिकली। तो ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है ना ये इंडिया में हो रहा, तो ये एक अच्छी बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या है, हम टाइटेनियम सिक्योर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया से हम क्या सिक्योर कर रहे हैं, लिथियम एंड कोबाल्ट। अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया से हम सिक्योर कर रहे हैं लिथियम मेनली। और काजाकिस्तान से हमने क्या सिक्योर करा है, टाइटेनियम। मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको याद रखते जानी है ऐसी। इस पे मैच द फॉलोइंग पे भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और अभी क्या है, रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोजल भी दिया है इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम बनाने का। अब तक ये बना नहीं है, बट फ्यूचर में शायद बन जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो पिलर है, दूसरा पिलर क्या है कि इंडिया कोशिश करेगा कि जो इंटर गवर्नमेंटल जितने भी मल्टीलेटरल इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, बहुत सारे कंट्रीज के ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करके इंटरनेशनल एंगेजमेंट करके एक सप्लाई चेन बनाई जाए कि इनमें से किसी भी कंट्री के पास अगर है तो ये माना जाएगा कि बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उसी ग्रुप की, उनको इसका आसानी से एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी करी जा रही है। इसमें इंडिया ने 4 फ्रंट पे अपना काम करना चालू करा है। एक तो क्वाड, क्वाड जिसमें US, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इस ये चारों ग्रुप मिलके कोशिश कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं एक दूसरे के साथ सप्लाई चेन बनाएं और आपस में इसका जो एक्सचेंज है उसको थोड़ा बढ़ाएं। फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, सॉरी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी ये बना था। ये बाय द वे 2022 में बना था। इसके 14 मेंबर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंडिया मेंबर है। और आप इसको यहाँ पर देख भी सकते हो। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये, एंड इसमें आप ये देख सकते हो कि ये क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो मतलब जो इंडियन ओशन कंट्रीज हैं और जो पैसिफिक ओशन कंट्रीज हैं वो साथ में आई है। तो यहाँ पे इंडिया तो है, और ऑब्वियसली US भी यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। जो क्वाड के मेंबर्स है वो तो हैं, उसके अलावा कौन है, न्यूजीलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया का नेबर है, तो आपको ये याद आ जाएगा। देन यहाँ पे है थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर यहाँ पर है, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, तो ऐसे, और साउथ कोरिया भी है। ये सारी कंट्रीज मिला के IPEF बना हुआ है। आई विल रिकमेंड ना आप गूगल पे भी जाके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, और ये मेंबर्स आपको थोड़े से याद रखने हैं क्योंकि प्रीलिम्स में ना ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया ने IPEF भी ज्वाइन करा था 2022 में, और 22 में है, 22 है यहाँ पे, और 14 इसके मेंबर्स हैं। फिर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनी ही इसलिए थी, ठीक है, ये भी 2022 में ही बनी थी, और इसमें भी 14 मेंबर्स ही हैं। और इसका क्या एम है, सेम एम है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसका नाम ही यही है कि क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करेगा और एक सप्लाई चेन बनाई जाएगी उन कंट्रीज के बीच में जो एक दूसरे को ट्रस्ट करती हैं, ठीक है। और ये मेंबर्स हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के। कनाडा, US, इंडिया तो है ही इसमें, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, और ज़्यादातर जो वेस्टर्न यूरोप है वो भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो इसमें भी इसके टोटल 14 मेंबर्स हैं। देन बाय द वे, अगर आप इस मैप को ढंग से देखो तो यहाँ पे जो टोटल कंट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बेसिकली 14 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन भी है। तो इसलिए टोटल कंट्रीज बढ़ जाती है, मतलब मेंबर्स 14 है, और इंडिया इस पूरे फोरम का 14th मेंबर, मतलब जो लेटेस्ट मेंबर है वो इंडिया ही है, इसका मिनरल सिक्योरिटी फाउंडेशन का, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का। देन G7 भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है मिनरल्स को सिक्योर करने का। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया G7 की मीटिंग में हर बार पिछले कुछ सालों से इनवाइट करा जा रहा है, तो मतलब उसके साथ अच्छे रिलेशन है हमारे, ठीक है।
और एक प्रॉब्लम ये है लेकिन इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वॉल्वमेंट अभी काफ़ी कम है, जो कि बढ़ना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी था। आई होप इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। द डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें 2-3 चीज़ें ये लिखी है कि इंडिया के अंदर एक चीज़ हुई है कि जो जो डिजिटल डिवाइड है, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया में बढ़ती रही, तब जो डिजिटल डिवाइड था ना वो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि जो मेन हैं उनके पास तो टेक्नोलॉजी आती रही, लेकिन उस स्पीड से वुमेन के पास टेक्नोलॉजी नहीं आई। तो जो जेंडर गैप है डिजिटल एक्सेस का, वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है। और यहाँ पे कुछ डेटा भी गिवन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के डिजिटल रिवॉल्यूशन का। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो काफ़ी जगह है। इनफैक्ट ऐसे में भी अगर कोई आप एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाइप का कोई ऐसे आप लिख रहे हो, तो ऐसा डेटा आप यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। दैट अराउंड 1.18 मोबाइल कनेक्शन है, 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और 600 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं। ठीक है, नॉर्मल फोन्स नहीं, स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, अब रिसेंटली देखा गया है, जब इनिशियली लॉन्च हुई थी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज, तो जो डिजिटल डिवाइड था वो काफ़ी बड़ा था। लेकिन धीरे धीरे जो है विमेन के पास भी जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है इंडिया में वो बढ़ रहा है। तो हमारे कंट्री में दो चीज़ें चल रही है। एक तो जो जेंडर डिवाइड है डिजिटल, वो कम हो रहा है, वो नैरो हो रहा है। लेकिन जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है या फिर टेक्नोलॉजी द्वारा फैसिलिटेटेड जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, वो बढ़ रहा है। मतलब जो विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है या क्राइम अगेंस्ट विमेन है, वो वो क्राइम्स जो कि डिजिटली हेल्प करते हैं या डिजिटली करा जाता है उनको, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और डेटा अलग से भी गिवन है, फिर वापस आएंगे इस डिजिटल इस पर्टिकुलर टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस पर। एक तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो ओवरऑल प्रधानमंत्री जनधन योजना था उसके अकॉर्डिंग जो ओवरऑल बैंक अकाउंट कवरेज जो है कंट्री में, वो 4 गुना बढ़ गया 2015 से। और विमेन के ज़्यादा अकाउंट्स हैं यहाँ पे मेन से, मतलब टोटल जो अकाउंट्स हैं 50% से ज़्यादा 55% जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो जनधन अकाउंट्स हैं, वो विमेन को बिलोंग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। उसके अलावा रूरल इंडिया में 20% ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन वो इसलिए हैं क्योंकि रूरल इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। इंडिया में अराउंड समवेयर अराउंड 62% रूरल इंडिया में लोग रहते हैं और 38% अर्बन इंडिया में रहते हैं। तो क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो भी ज़्यादा ही होंगे रूरल इंडिया में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन क्या है, जो विमेन हैं और जो गर्ल्स हैं, इवन दो जो डिजिटल एक्सेस उनके पास बढ़ गया है, लेकिन डिजिटल लिटरेसी की अभी भी कम है। ठीक है, जो डिजिटल लिटरेसी, इसकी कमी अभी विमेन के अंदर है, क्योंकि ऑब्वियसली उन पे ज़्यादा फोकस किया नहीं जा रहा। और जो मेन है उनके पास डिजिटल लिटरेसी ज़्यादा है, तो इसके कारण एक और गैप बन के आ जाता है डिजिटल लिटरेसी के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है, वो ऑनलाइन स्पेसेस को सेफली नेविगेट नहीं कर पाती एंड अनफॉर्चुनेटली उनके अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम होते हैं, जैसे परसिस्टेंट हरासमेंट, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग, नॉन कंसेंशुअल शेयरिंग ऑफ पर्सनल इमेजेस, ये भी बहुत बार होता है। फिर इम्पर्सनेशन, मतलब किसी पर्सन का आइडेंटिटी चुरा कर फेक प्रोफाइल्स बनाकर। तो ऐसे बहुत सारे जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड, इसका नंबर बढ़ते जा रहा है। बस ये एक आर्ग्यूमेंट ही यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में लिखा है। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। पता नहीं, आप कहीं यूज़ कर लो, GS1 में सोसाइटी का कोई विमेन रिलेटेड इशू है, वहाँ पे बहुत सारे आप पॉइंट्स लिख रहे हो, एक पॉइंट आपने ये भी लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, फिर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो इसको। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाउ वुड अ कार्बन मार्केट फंक्शन। तो ये आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है एक्चुअली जब COP19 हुआ था अभी रिसेंटली नवंबर के अंदर, तो बहुत ही डिटेल में COP29 बहुत ही डिटेल में मैंने उसको डिस्कस करा था, तो उसमें कार्बन मार्केट के बारे में भी हमने बात करी थी। बट उस पर एक और आर्टिकल यहाँ पे आ गया है, तो एक तरह से वो हमारा रिविजन ही हो जाएगा। अगर आपने वो सेशंस भी देखे हों तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे वो। कोई बात नहीं, इसको रिवाइज कर लेंगे। तो रिसेंटली क्या है, UNFCCC ये कॉन्फ्रेंस होती है जो कि क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारी कंट्रीज को साथ में लाती है और डिस्कस करती है कि कैसे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करा जाए। देखो, क्लाइमेट चेंज को रोका तो नहीं जा सकता साइंटिफिकली, क्योंकि वो एक चीज़ जो चालू हो चुकी है वो रुकेगी नहीं, लेकिन आप उसको स्लो कर सकते हो कुछ हद तक। तो यही कोशिश कर रहे हैं लोग। एनीवे, इसकी हर साल मीटिंग हुई है। अभी रिसेंटली 29th मीटिंग थी जो कि हुई थी बाकू में। बाकू एक सिटी है जो कि अजरबैजान के अंदर आती है, एक कंट्री है ये। और ये एक ऐसी कंट्री है जो कि कैस्पियन सी कैस्पियन सी से लगी हुई है। ठीक है, एंड इसके ऊपर
रशिया भी आता है। ये 3-4 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक और एरिया है नगोर्नो काराबाख, ये वो एरिया है जिसके कारण अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। तो ये तो ज्योग्राफिकल कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात करते हैं कार्बन मार्केट है क्या? कॉप 29 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने कार्बन मार्केट को क्या करा? स्टैंडर्डाइज़ कर दिया। ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी। इवन दो कॉप 29 में जो क्लाइमेट फाइनेंस की बात हुई थी, उसका जो सॉल्यूशन निकल के आया था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, बट एटलीस्ट जो ये कार्बन मार्केट के रूल्स थे जिनको स्टैंडर्डाइज करना था थोड़ा, ये फॉर्चुनेटली वहाँ पे काम हो गया। अब कार्बन मार्केट होता क्या है, मैं आपको बहुत ही सिंपल प्रोसीजर बता रहा हूँ, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आपको पता नहीं है तो। वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि आपने मेरे पुराने सेशंस देखे हैं। एनीवे, कार्बन मार्केट में क्या होता है कि जो ओवरऑल देखो होता क्या है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिजनेस हो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, वो जितनी ज़्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगी उतना ही बेटर होगा। सिंपल। अब यहाँ पे होता क्या है कि कार्बन मार्केट जब अनाउंस होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट देखती है एक कंपनी है जो कि बहुत सारे पेड़ उगा रही है, एफॉरेस्टेशन कर रही है, ठीक है। एक दूसरी कंपनी है जो कि सोलर पैनल्स बनाती है, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा, उसने सोलर एनर्जी बनाने में कंट्रीब्यूट किया। हो सकता है वो बस सोलर पैनल के पार्ट्स बनाती हो, कुछ भी करती है, ठीक है। या फिर विंड एनर्जी पे काम कर रही है, बायोमास एनर्जी पे काम कर रही है, कुछ भी है। मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसको बढ़ाने में काम कर रही है कुछ इंडस्ट्रीज, ठीक है। कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा CO2 एमिट करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपना जो कार्बन एमिशन है उसको मान लेते हैं 10% कम कर लिया इस साल। इन तीनों ही केस में क्या हो रहा है? गवर्नमेंट खुश है क्योंकि तीनों ही केस में एनवायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ें हो रही है। तो गवर्नमेंट खुश है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इनको रिवॉर्ड देगी। क्या देगी इनको? गवर्नमेंट इनको कार्बन क्रेडिट्स देगी। कार्बन क्रेडिट्स। अभी कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट होता है एक कार्बन इक्वल टू 1000 kg ऑफ CO2। तो जो कंपनी ये पेड़ लगा रही है, अब पेड़ क्या करते हैं? CO2 को क्या करते हैं? इनहेल कर लेते हैं, है ना। तो जो ओवरऑल ट्रीज हैं वो क्या कर रही है? वो कार्बन को कैप्चर कर रही है एटमॉस्फेयर से, जो कि अच्छी बात है। तो जितना आप पेड़ लगाएं उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो रफली कि ये पेड़ अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितना कार्बन कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वो 1000 kg कार्बन कैप्चर करने जितने पेड़ लगाए हैं तो उसको एक कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, और ज़्यादा है तो 2 कार्बन क्रेडिट मिल जाएंगे या और भी मिल सकते हैं। जिसने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करा है उसने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करके जो फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं करे ना, तो कितने अगर फॉसिल फ्यूल को वो यूज़ करता तो कितना कार्बन एमिट होता था जो अब नहीं हो रहा है। अब वो भी कैलकुलेट करा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इन कंपनीज को भी कुछ कार्बन क्रेडिट दे दिए जाएंगे। और जो इंसान लिटरली जिसने अपना CO2 का एमिशन कम करा है, तो जितना कम करा है उतने कार्बन क्रेडिट इसको भी मिल गए। तो गवर्नमेंट ने इनको क्या कर दिया? कार्बन क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और इस लॉजिक पे करें कि 1000 kg जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्या करा? कार्बन क्रेडिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन कंपनीज को। अब क्या हुआ? अब हुआ ये, एक और कंपनी है, इसके पास भी गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था कि भाई आप भी इस टारगेट के नीचे अपने कार्बन एमिशन रखोगे ना तो हम आपको कार्बन क्रेडिट दे देंगे। लेकिन ये जो कंपनी है ना, ये टारगेट को पूरा नहीं कर पाई, और जितना टारगेट था उससे ज़्यादा इस कंपनी ने कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर दिया, है ना। अब गवर्नमेंट की रेगुलेशन थी कि आप एक लिमिट से ऊपर कार्बन को एमिट नहीं कर सकते, इस कंपनी ने कर दिया। तो अब ये कंपनी क्या करेगी? अब इसने ज़्यादा एमिट कर दिया तो इस पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। इसके प्रोडक्ट्स को जो कंट्रीज़ है बहुत सारी वो खरीदेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली पोल्यूटिंग वाली कंपनी है। तो ये क्या करेगी? ये उन कंपनीज को कॉल करेगी जिनके पास कार्बन क्रेडिट पड़े हैं। ये बोलेगी देखो, मैंने 2000 kg कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा ना एमिट कर दिया, तो 2000 kg कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 2 कार्बन क्रेडिट। तो क्यों ना तुम मुझे 2 कार्बन क्रेडिट बेच दो। तो क्या है? अगर मैं 2 कार्बन क्रेडिट खरीद लूंगा तो 2 कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? मतलब -2000 kg। और इस कंपनी ने कितना एमिट करा है एक्स्ट्रा? 2000 kg। तो दोनों को सम करेंगे तो आ जाएगा 0। तो हो क्या रहा है कि ये जो कंपनी है अपना जितना भी इसने कार्बन एमिट करा है उसको ये कैंसिल कर सकती है बाय परचेजिंग सम कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो इसने अपना जो कार्बन एमिशन था उसको क्या कर दिया? ऑफसेट कर दिया, कहीं और डाल दिया बेसिकली।
कार्बन ऑफसेट कर दिया इसने अपना एक तरह से। तो इससे फायदा क्या हो रहा है इस सिस्टम से? इस सिस्टम से ये फायदा हो रहा है कि ये जो कंपनी है, ये वाली जो कंपनी, इसने इनडायरेक्टली पैसे दिए हैं, क्योंकि इसको ना कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा, उसके पैसे देने पड़ेंगे इसको। इसने पैसे दिए हैं उन कंपनीज को जिन्होंने एनवायरमेंटली फ्रेंडली काम करा है। तो इस इकोसिस्टम में इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो कंपनीज एनवायरमेंटली फ्रेंडली काम कर रही है उनको पैसे मिल रहे हैं, और जो कंपनी एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना। तो इस पूरे सिस्टम में फ्यूचर में क्या है, जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली काम कर रहा है वो इंसान अल्टीमेटली रिवॉर्ड ही मिल रहा है उसको, तो और जो नहीं कर रहा उसको पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि उसको या तो कार्बन का टैक्स देना पड़ेगा, कार्बन टैक्स लगाती है बहुत सारी कंट्रीज, या फिर वो कार्बन क्रेडिट खरीदेगा तो उसका भी पैसा देना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो इस पूरे इकोसिस्टम में एनवायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ों को इंसेंटिवाइज करा जाता है और ज़्यादा कार्बन एमिशन को डिटरेंस से कम करा जाता है। बेसिक यही प्रिंसिपल यहाँ पे है जो आपको ध्यान रखना है। यही सिंपल चीज़ हो रही है, यही कार्बन मार्केट है बस। तो यही पूरा आर्टिकल इसी चीज़ को बता रहा है, ठीक है। तो अगर क्रेडिट नहीं है तो कार्बन एमिट कर ही नहीं सकते, सिंपल की बात है। आपके पास कार्बन क्रेडिट होना चाहिए, तभी आप एक लिमिट से ऊपर क्रेडिट कर पाओगे। और कार्बन क्रेडिट आपके पास नहीं है, फिर भी आपने एक लिमिट से ऊपर ट्रेड कर दिया, एक लिमिट से ऊपर आपने एमिट कर दिया कार्बन, तो टैक्स भरना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कैप एंड ट्रेड मॉडल है कि आपने एक लिमिट से कैप करा, मतलब अपना जो कार्बन टारगेट है आपने उसको कैप कर दिया, रोक दिया, और जितनी लिमिट आपको अलाउड थी उससे आपने कम अगर कार्बन क्रेडिट उससे आपने कम कार्बन एमिट करा है, तो ये जो डिफरेंस है ना, इसका कार्बन क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सिंपल, जो आप किसी और कंट्री, किसी और कंपनी को बेच सकते हो। जो अनयूज्ड कार्बन क्रेडिट्स हैं उनको आप ट्रेड कर सकते हो, सिंपल। और ऐसे ही जो कंपनीज हैं अपना कार्बन ऑफसेट करती है कार्बन मार्केट से। अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है ना स्लाइड में, इस एग्जाम्पल से आपके सारी समझ में आ चुकी है। नहीं आई तो प्लीज़ पॉज करके इसको रिवाइंड करके देखो, आई गारंटी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या है, कार्बन पोल्यूशन कम होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली काम कर रहा है उसको इनडायरेक्टली कार्बन क्रेडिट बेच के पैसे मिल जाता है। तो मतलब आपने एनवायरमेंटली फ्रेंडली काम करा और आपको पैसे मिल गए, तो आप फ्यूचर में और ज़्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली काम करोगे, तो आपका ये जो पॉजिटिव बिहेवियर है इसको इंसेंटिवाइज मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, प्राइस टू पोल्यूशन लग रही है कि जो एक लिमिट से ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है उसको कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ रहा है या उसको कार्बन टैक्स देना पड़ रहा है, तो जितना एक्स्ट्रा पोल्यूशन कर रहा है उसकी प्राइस उसको पे करनी पड़ रही है। तो जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको क्या करा जा रहा है, पनिश करा जा रहा है एक तरह से, ठीक है। लेकिन इसके चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एमिशन ट्रैकिंग प्रॉब्लम है। अब आप खुद ही सोचो कि कितने पेड़ लगाए जाए कि 2 कार्बन क्रेडिट मिल जाए, इसकी कैलकुलेशन कितनी डिफिकल्ट होगी। आपको कैसे पता कि ऐसा हो गया? कोई इंसान है जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है या सोलर एनर्जी के पैनल बना रहा है, तो वो फॉसिल फ्यूल अगर बनाता तो कितना कार्बन एमिट होता, जो अब नहीं हो रहा है। ये कैलकुलेशन कितनी डिफिकल्ट है कि भाई एक एक यूनिट कार्बन आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि इतना होता इतना नहीं होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है। और आप खुद देखो, किसी की इंडस्ट्री की जो चिमनी है उसमें से कितना CO2 निकल रहा है, आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करने के बहुत तरीके होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं, बट द थिंग इज कि वो कितना एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर लोगे। तो जो छोटी बिजनेस हैं उनको अपना एमिशन ट्रैक करने में बहुत डिफिकल्ट आएगी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है कार्बन को कैलकुलेट करना कि कितना हुआ है कितना नहीं है। और बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो वॉलंटरी रिपोर्टिंग, मतलब खुद से ही रिपोर्ट करती हैं, और जो गवर्नमेंट इम्पोज लिमिट है ना उससे बचने की बहुत सारी कोशिश करती है। इसी के कारण बहुत ज़्यादा चीटिंग भी होती है। मतलब वो अपने जो रिकॉर्ड है उसमें तो दिखाएंगे कि हमने कम कार्बन एमिट करा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो कार्बन एमिट कर देंगे। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, छोटी छोटी अपनी सब्सिडरीज खोल देती हैं, और जो उन्होंने पूरा कार्बन एमिट करा है ना दिखाती है कि देखो मैंने जो ये 100 कार्बन एमिट करा है ये मैंने नहीं करा, 25 इस कंपनी ने करा है, 25 इसने, 25 इसने, 25 इसने। और मान लेते कार्बन की जो लिमिट थी एक कंपनी की वो 50 की थी, इस कंपनी ने 100 ही करा है, 50 से ज़्यादा कर दिया, लेकिन इसे छोटी छोटी सब्सिडी खोल दी और बोला कि देखो 25 ये कर रही है, 25 है, 25 है, 25 है, और ये सारी 50 से नीचे है, तो ये कार्बन टैक्स से बच जा रही है। मतलब ऐसे रैंडम चीटिंग करके, इलीगल एमिशन करके ये प्रॉब्लम हो रही है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे कि गवर्नमेंट गलती से कहीं कार्बन क्रेडिट को ओवर सप्लाई ना कर दे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को पता है कि कार्बन क्रेडिट उनके पास आ गया तो उसको बेच के वो पैसा कमा सकती है, तो कंपनीज चला करके गलत डेटा दिलाएंगी और गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई में कार्बन क्रेडिट ले सकती हैं, जिससे कार्बन क्रेडिट की वैल्यू ही कम हो जाएगी। ऐसा भी ना हो, तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं
जिस पे और ज़्यादा पॉलिसीज़ बने तो बेटर होगा। तो यही था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखो और पूछो, मैं आंसर करूँगा। एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड हैव अ गुड डे।